गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, शुभ प्रभात, नमस्ते, आदाब। उम्मीद रखता हूं आप अपने घर में कुशल मंगल होंगे और आशा है कि आपके माता पिता भी कुशल मंगल होंगे, बड़ा भाई भी कुशल मंगल होगा, बहन भी कुशल मंगल होगी। आप सब अपने घर में होंगे। ये जो संकट की घड़ी है बहुत लंबी घड़ी नहीं है, बहुत जल्द इसका समापन होगा। हमारी आपकी परिचर्चा हिंदी पर हो रही है। सभी बच्चे जितने हमारे साथ जुड़ते हैं, जिनके एडमिशन हो चुके हैं, जो एडमिशन लेने की प्रक्रिया में है, वो जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। आने वाले टाइम पे पीडीएफ जो दी जा रही है उसको, जो पेड टेलीग्राम हमारा बना है दरोगा का, लेखपाल का, एसएससी का, एसएससी जीडी का, उसी में हो जाएगी। बहुत सारे वीडियो को लॉक कर दिया जाएगा। सारे लोग जो एडमिशन नहीं लिए हो, 499 कोई पैसा नहीं है, उसको ले लीजिए। आप सब आशा रखते हैं कि आप सब शेयर भी कर रहे होगे, लाइक भी कर रहे होगे। हमको तो देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारा जैसे ही चेहरा यूट्यूब के प्रीमियर पे लगता है, वैसे ही एक आध दो लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, तुरंत डिसलाइक कर देते हैं। ईश्वर उनको डिसलाइक करने की और क्षमता दे, ईश्वर उनको मुझसे मोहब्बत करने की और इच्छा जाहिर कराए। आइए, कल हमारी आपकी बात भाषा पे हुई थी बेटा, मुझे उम्मीद है भाषा में किसी कोई तकलीफ नहीं होगी। आज हमारी आपकी बात अगले पॉइंट लिपि पे हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमसे ये पूछते हैं कि इमरान सर ये बताइए कि जो वीडियो हमारे छूट जा रहे हैं, जिस कारण से मेरे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है या मेरे घर में शादी पड़ी, मैं वीडियो नहीं देख पा रहा हूं, अगर उनकी पेड क्लासेस की फीस जमा हो जाएगी तो वीडियो उनके लिए ओपन रहेंगे, वो कभी भी उठाकर भाषा को, लिपि को आराम से घर बैठे देख सकते हैं। आइए, आज पर चर्चा लिपि पे होगी। तो इमरान सर लिपि आपने लिखी है, पीडीएफ दे रखी है, मगर लिपि में आपने कुछ लिखा नहीं है। सर लिखना ही लिपि है, किसी चीज को लिख देना ही लिपि है। जैसे मैंने कहा का, खा, ये क्या है बेटा? यही लिपि है। किसी ध्वनि को लिख देना ही, किसी भाषा को लिख देना ही, ध्वनि चिन्ह बनाकर उसको लिख देना ही लिपि है। कोई डाउट है? लिपि का दो प्रमुख कारण है। लिपि के उदय का दो प्रमुख कारण है। नंबर एक कारण जो है वो ध्वनि को अस्थायित्व प्रदान करना है। ध्वनि को क्या करना है बेटा? अस्थायित्व प्रदान करना है। ध्वनि को अस्थायित्व प्रदान करना है। और नंबर दो, दूर दराज लोगों को अपने विचार समझाना है। अगर ये दो चीजें ना होती, शायद लिपि कभी उदय ना होता। लिपि से पहले भाषा का उदय हुआ है, भाषा में ध्वनि का उदय हुआ है, ध्वनि के बाद लिपि का उदय हुआ है। जब आप पैदा होते हैं तो पहले लिपि का प्रयोग नहीं करते, पहले आप ध्वनि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आप उसको किसमें ट्रांसफर करते हो? ध्वनि चिन्हों को लिपि में ट्रांसफर करते हैं। पहली बात, ध्वनि को अस्थायित्व प्रदान करना। आज प्राचीन काल, मध्यकाल, वर्तमान काल जो आप लिख रहे हैं, या जो राजा राज किए हैं, या जो बादशाह राज किए हैं, या जो शासक राज किए हैं, उनकी सेनाओं का, उनके युद्ध का, उनकी कार्यशैली का जो वर्णन आप देखते हो, किसके माध्यम से देखते हैं? लिपि के माध्यम से देखते हैं। अगर लिपि न होती, ध्वनि चिन्हों के आधार पर उनके साम्राज्य को लिखा न गया होता, तो शायद आज प्राचीन काल में घटित घटनाओं का उल्लेख आप न समझ पा रहे हो, क्योंकि उनका अस्थायित्व न होता। ध्वनि जो हमारे मुख से निकलती है, यह आकाश में समा जाती है, इसका कोई अस्थायित्व नहीं होता है। इसको अस्थायित्व प्रदान करने के लिए ही, इस ध्वनि को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए ही जिसका सहारा लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को, इन्हीं की ध्वनि को के चिन्ह बना लिए जाते हैं। इन्हीं ध्वनि के क्या बना लिए जाते हैं बेटा? चिन्ह बना लिए जाते हैं। और उन्हीं चिन्हों को किसके माध्यम से लिख लिया जाता है? लिपि के माध्यम से लिख लिया जाता है। पहला कंडीशन। दूसरी, दूर दराज बैठे लोगों को, मान लो आप मेरे करीब हो, मैं आपके करीब हूं और मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, तो एक दूसरे को विचार समझने और समझाने में तकलीफ नहीं होगी। मगर अगर आप मुझसे बहुत दूर हो, आप मुंबई बैठे हो और मैं इलाहाबाद प्रयागराज से बोल रहा हूं, तो आप मेरे विचार नहीं समझ सकते हो। अब विचार समझाने के लिए हम क्या करेंगे? ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करेंगे। ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करेंगे। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को क्या कहा जाएगा बेटा? लिपि कहा जाएगा। अब कोई तकलीफ है?
लिपि की एक साधारण सी परिभाषा है, जिसे लिखा जाए, जिन ध्वनि चिन्हों को लिखा जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि के अंदर कौन कौन से प्रकार हैं, कहां से एग्जाम में क्वेश्चन उठते हैं, किस प्रकार से उनको हम क्रैक करेंगे, आने वाले टाइम पे कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उस पर चर्चा आगे चल के पीडीएफ में करते हैं। देवनागरी लिपि, पहला पॉइंट क्या है भाई? लिपि में देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि को आप तो देख रहे हो सर, देवनागरी लिपि जो देख रहे हो, इससे पहले बहुत सारे बच्चे इस दिमाग में होंगे कि इमरान सर देवनागरी लिपि से पहले तो ब्राह्मी लिपि है। हाँ बेटा, देवनागरी लिपि तो ब्राह्मी लिपि है पहले, मगर पहले हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम आपको देवनागरी लिपि पढ़ा रहे हैं। नहीं तो सच्चाई तो ये है कि पहले हमको ब्राह्मी पढ़ाना चाहिए, फिर देवनागरी पढ़ाना चाहिए। मगर मैं ये कह रहा हूँ सरल से हल्का सा कठिन की तरफ चला जाए। मैंने कहा देवनागरी लिपि, तो मैंने कहा वर्तमान में जितना भी आपको सामने लिखा है या वर्तमान में हिंदी जिस भी तरीके से आप लिखते हैं वो सब देवनागरी लिपि में आता है बेटा। देवनागरी लिपि वर्तमान की लिपि। देवनागरी लिपि कैसी है भैया? वर्तमान की आधुनिक लिपि को क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि कहा जाता है। देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि और देवनागरी लिपि को हिंदी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि और देवनागरी लिपि को हिंदी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन हिंदी लिपि किसे कहते हैं तो आप बताइएगा देवनागरी लिपि को। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए लोकनागरी लिपि किसे कहते हैं तो आप बताइएगा देवनागरी लिपि को। कोई डाउट है? बिल्कुल क्लियर है ना? बहुत क्लियर करके चलिएगा, एक एक अक्षर क्लियर करके चलिएगा। जितना मेहनत से आप पढ़ेंगे उतना अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे। वर्तमान में जो लिपि आप लिख रहे हो उसे क्या कहा जाएगा? देवनागरी लिपि कहा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है देवनागरी लिपि से। देवनागरी लिपि का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो देवनागरी लिपि का भारतीय संविधान के 343 का में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया। संघ की राज्य भाषा राज्य लिपि बताई गई है और राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया है। किसमें? 343 का में। 343 का में राजभाषा का दर्जा हिंदी को प्रदान किया गया है और लिपि देवनागरी लिपि बताई गई है। दरोगा वाले इस क्वेश्चन को विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे। पूछा जाए अगर आपसे देवनागरी लिपि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है तो बताना 343 का। पूछा जाए अगर आपसे राज्य भाषा का दर्जा भारतीय संविधान में हिंदी को किस अनुच्छेद में दिया गया है तब बताइएगा 343। कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। भविष्य में आने वाले संबंधित क्वेश्चनों को हम खुद बता देंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। आगे आइए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम अगर क्वेश्चन पढ़ जाए और पूछ ले देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग भारत के किस राज्य में किया गया है तो आप बताइए गुजरात में किया गया है। किस राज्य में किया गया बेटा? गुजरात में किया गया है। पूछा जाए वह कौन सा राजा है जिसने अपने शिलालेख पे सबसे पहले देवनागरी का लिपि का प्रयोग किया तो आप बताना जय भट्ट। क्या बताइएगा? जय भट्ट। सन से बहुत लेना देना नहीं है। 700 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी के मध्य में जय भट्ट ने अपने शिलालेख पर इसका उल्लेख देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम किया है। देवनागरी लिपि ध्यान रखिएगा, अगर पीडीएफ में कोई एक शब्द वर्ड अक्षर जिसे आप बोलते हो सट जाता है, अलग अलग हो जाता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसको मैं आपको खुद मिलवा दूंगा। आप उसको कमेंट में ये मत बताना सर ता अलग हो गया, वो हमें भी पता है बेटा अलग हो गया, उसको हम खुद जोड़ देंगे। आपको वर्तनी शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा में प्रयोग की जाती है, संस्कृत में प्रयोग की जाती है, मराठी में प्रयोग की जाती है, नेपाली प्रयोग की जाती है, नागपुरी में प्रयोग की जाती है, भोजपुरी में प्रयोग की जाती है, कोकार्ली में प्रयोग की जाती है, सिंधी में प्रयोग की जाती है, डोगरी में प्रयोग की जाती है, खस भाषा में प्रयोग की जाती है, मगही में प्रयोग की जाती है। इतनी भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। कोई डाउट है? कहोगे इमरान सर एक बार फिर रिपीट करिए, मजा आ जाएगा। तो लीजिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। देवनागरी लिपि वर्तमान की लिपि देवनागरी लिपि
हिंदी लिपि देवनागरी लिपि, लोकनागरी लिपि देवनागरी लिपि। भारत किस राज्य में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया? गुजरात में प्रयोग किया गया। भारत के किस अनुच्छेद में इसको पाया गया? 343 में पाया गया। राजभाषा का दर्जा हिंदी के रूप में दिया गया। राजलिपि का दर्जा देवनागरी लिपि के रूप में दिया गया 343 में। कोई डाउट नहीं। किस राजा ने इसका सबसे बड़ा प्रयोग अपने शिलालेख में किया? जयभट्ट ने। अब कोई डाउट है? संस्कृत में, मराठी में, नेपाली में, नागपुरी में, भोजपुरी में, कोकाड़ी में, संधि में, डोगरी में, खस में, मगही में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। यहां कोई तकलीफ नहीं होगी। 4 क्वेश्चन लगभग बनते हैं, चारों बेटा याद रखिए। अगला पॉइंट आ जाइए, अगले पीडीएफ पे आते हैं। ब्राह्मी लिपि, ध्यान रखिएगा, देवनागरी लिपि से भी प्राचीनतम लिपि का नाम है ब्राह्मी लिपि। सबसे प्राचीन लिपि है देवनागरी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही सारी लिपियों का जन्म माना जाता है। ब्राह्मी लिपि ही सबसे प्राचीन, देखिए साफ साफ पीडीएफ में भी लिखा है, सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि। ध्यान रखिएगा, जब गुप्त काल आया तो गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि को 2 लिपियों में बांट दिया गया। भारत 2 भागों में बढ़ता है, उसी तरीके से गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि को 2 भागों में बांट दिया गया। नंबर 1 डाला गया उत्तरी ब्राह्मी लिपि और नंबर 2 डाला गया दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। उत्तर वाले उत्तरी ब्राह्मी लिपि में लिख रहे थे और दक्षिण वाले, जिसमें आपका केरला आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, तेलुगु जिसमें आ जाता है, तमिल जिसे बोलते हो आप, वो सब किसमें लिख रहे थे? दक्षिण ब्राह्मी लिपि में लिख रहे थे। उत्तरी ब्राह्मी लिपि में देवनागरी लिपि, राजस्थानी लिपि, गुजराती लिपि, महजनी लिपि का प्रयोग किया गया। जो उत्तरी ब्राह्मी लिपि गुप्त काल में आई, 2 भागों में बटी। ब्राह्मी लिपि को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी के अंदर देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। उत्तरी ब्राह्मी में राजस्थानी लिपि का प्रयोग किया गया है। उत्तरी लिपि में गुजराती लिपि का प्रयोग किया गया है और महाजन जिस लिपि का प्रयोग करते हैं उसे हम महाजनी लिपि के नाम से भी जानते हैं। फिर आ जाइए दक्षिण, केरल वगैरह की तरफ आ जाइए। दक्षिण ब्राह्मी लिपि में तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु लिपि, ग्रंथ लिपि और मलयालम लिपि का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मी लिपि का आधुनिकतम रूप ही देवनागरी लिपि। कोई डाउट है? पूछा जाए अगर आपसे कि ब्राह्मी लिपि का वर्तमान रूप कौन सा है, आप बताइएगा। ब्राह्मी लिपि का वर्तमान रूप देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है? ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि को गुप्त काल में कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी और दक्षिण। कोई डाउट है? भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि बताइएगा ब्राह्मी लिपि। कोई डाउट? क्लियर है बेटा ना? 100% श्योर समझ में आ रहा है? वीडियो देख के चलिएगा, वीडियो देख के जाएंगे आपको हर पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा। पूछा जाएगा गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि के अंदर देवनागरी लिपि को निम्नलिखित में से किस वर्ण में बांटा गया है? तो आप बताइएगा उत्तरी ब्राह्मी लिपि के रूप में बांटा गया है। कन्नड़ को किसमें दिखाया गया है? तेलुगु को किसमें दिखाया गया है? मलयालम को किसमें दिखाया गया है? तो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में दिखाया गया है। गुजराती लिपि को किसमें दिखाया गया है? उत्तरी ब्राह्मी लिपि में दिखाया गया है। कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? और डाउट उन्हीं को होगा जिनको पढ़ना कम है, इलाहाबादी लैंग्वेज में बकैती ज्यादा करना है, उन्हीं को केवल डाउट हो रहा होगा। जबरदस्ती 15-20 लड़की पढ़ रही होंगी तो उनको बताना है कि मैं भी प्रेजेंट हूँ, मैं भी टैलेंटेड पर्सन हूँ, मुझे भी कुछ तो बताना ही है ना कि इमरान सर ये मामला गंभीर मेरा हो रहा है। फर्जी, कोई मतलब नहीं उनको पढ़ने से। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक पॉइंट को 3 बार रिपीट कर रहा हूं, उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में तब करिए, ईमानदारी से करिए, हाँ सर ये ईमानदारी से फंस रहा है। मेरी पूरी कोशिश है कि आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो। अगर तब भी आपको ये लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है तभी बेटा उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले पे आइए भाई। जहां देवनागरी लिपि हो गई, ब्राह्मी लिपि हो गई, अगली लिपि देखिए गुरुमुखी लिपि। कौन सी लिपि? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि का मतलब है वह लिपि जो गुरु के मुख से निकले, वह लिपि जो गुरु के मुख से निकले।
उसे हमने क्या कहा, गुरुमुखी लिपि कहा। गुरुमुखी लिपि से 3 क्वेश्चन याद रखिए। गुरुमुखी लिपि से 3 क्वेश्चन याद रखिए। गुरुमुखी लिपि किस भाषा में लिखी जाती है? आप बताइए। पंजाबी भाषा में लिखी जाती है। पहला ही क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुरु कहोगे ना सर आदमी शुरू से पढ़ाता है, आप लास्ट से पढ़ा रहे हो, कुछ अंदाज भी अलग होना चाहिए। हर चीज बराबर ही उतरेगी। रट्टू तोता बन जाना है तुमको सबको? नहीं, रट्टू तोता नहीं बनना है। दिमाग लगाकर पढ़ना है, एक एक अक्षर याद कर लेना है। मैं आपको यही याद करा दूंगा, मगर आराम से रिलैक्स होकर। नेगेटिव एनर्जी नहीं जाना है, पॉजिटिव एनर्जी जाना है, कमियों कम ढूंढना है, अच्छाइयों ज्यादा लेकर चलना है। मैंने कहा गुरुमुखी लिपि किस भाषा में लिखी जाती है? तो आप बताइएगा पंजाबी भाषा में लिखी जाती है। किस भाषा बेटा? पंजाबी भाषा में। गुरुमुख से निकली हुई लिपि को क्या, गुरुमुख लिपि को, गुरुमुख से निकली हुई भाषा को क्या कहा, जिसमें लिखा जाए उसे क्या कहा जाएगा? गुरुमुखी लिपि कहा जाएगा। सबसे पहले पंजाबी किस उस गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया? तो आप बताइएगा गुरु अंगद देव ने। यहां पीडीएफ में गड़बड़ है, या अंगद, यहां दा लग जाएगा। अंगद देव ने। पूछा जाएगा कि पंजाब के उस किस गुरु ने सबसे पहले गुरु मुखी लिपि का प्रयोग किया? तो आप बताइएगा अंगद देव गुरु ने। पूछा जाए गुरु, ये क्वेश्चन बनेगा नहीं वैसे, ये क्वेश्चन कोई महत्व नहीं है, मगर तब भी जा लीजिए। गुरुमुखी लिपि में 3 स्वर और 32 व्यंजन होते हैं। कोई डाउट है? क्लियर हो रही बात ना भाई? फिर आगे आ जाइए, देखिए अरबी लिपि। अरबी लिपि में कुछ नहीं है। अरबी लिपि की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? यह बिल्कुल देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि के अपोजिट जाती है। सब बाएं से दाएं लिखते हैं, बाएं से दाएं, और यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये मतलब उल्टी लिखी जाती है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसको आप इधर से लिखना चालू करेंगे, यहां तक लेकर आएंगे, और सारी लिपियां इधर से लिखना चालू करेंगे, यहां लेकर आएंगे। अरबी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अरबी लिपि में फारसी, अरबी और उर्दू भाषा का लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसमें? अरबी लिपि में। और आगे बढ़िए भाई। रोमन लिपि, जितना भी आप एबीसीडी देख रहे हो, जितनी भी बेटा एबीसीडी आप देख रहे हो, जितनी भी अंग्रेजी देख रहे हो, जितनी जर्मन देख रहे हो, जितनी भी ब्रिटिश इंग्लिश देख रहे हो, जितनी भी आप स्पेनिश देख रहे हो, पुर्तगाली, यहां पुर्तगाली कर दो। ये पुर्तगाली देख रहे हो, ये सारी लिपियां किसमें हैं? यूरोप देश की। मतलब क्या कह सकते हो उसको आप? यूरोप देश की लिपि, जिस लिपि में लिखी जाती है उसे बेटा क्या कहा जाता है? रोमन लिपि कहा जाता है। कोई डाउट है? अंग्रेजी सहित पश्चिमी और मध्य यूरोप की सारी भाषाएं लिखी जाती हैं किसमें? रोमन लिपि में। साधारण भाषा में आप ये कह सकते हो, यूरोपियन देश की समस्त भाषाओं में जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रोमन लिपि कहते हैं। रोमन लिपि में ही एबीसीडी भी लिखी जाती है। कोई डाउट है? मैंने कहा अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, स्पेनिश, पुर्तगाली, इतावली, डच, स्वीडिश, रोमानिया, ये सारी भाषाएं किसमें लिखी जाती हैं? रोमन लिपि में। कोई डाउट है? पूछा जाए अगर आपसे क्वेश्चन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पुर्तगाली किस भाषा का प्रयोग किस लिपि में किया जाता है? रोमन लिपि। पूछा जाए आपसे रोमानिया भाषा का प्रयोग किसमें किया जाता है? रोमन लिपि। पूछा जाए आपसे फ्रांसीसी भाषा किस लिपि प्रयोग की जाती है? तो आप बताइए रोमन लिपि। कोई डाउट है? अंग्रेजी ऑलरेडी रोमन लिपि में ही प्रयोग की जाती है। 5 स्वर होते हैं, 21 व्यंजन होते हैं। कुल वर्णमाला रोमन की कितनी होती है? 26 होती है। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक वर्णमाला 52 केवल हिंदी में और देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा के देवनागरी लिपि में इतनी वर्णमाला वाली कोई और भाषा का उदय आज तक नहीं हुआ। कोई डाउट है?
पूछा जाए रोमन लिपि, साफ बताइएगा अंग्रेजी से लेकर अर्थात यूरोपियन देश की समस्त भाषाओं का जिस लिपि में प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग रोमन लिपि कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, पुर्तगाली, डच, स्वीडन, स्वीडिश, रोमानिया, ये सारी भाषाएं किसमें लिखी जाती हैं? ये सारी भाषाएं रोमन लिपि लिखी जाती हैं और यह हिंदी की तरह बाएं से दाएं जाती है। अरबी एकमात्र भाषा है जो दाएं से बाएं जाएगी और सारी भाषाएं बाएं से दाएं जाएंगी। 26 वर्णमाला वाली रोमन लिपि के साथ कोई डाउट है? 100 वर्ड पर श्योर होते जा रहे होंगे ना बेटा, कहीं कोई डाउट तो नहीं होगा। स्पीड होगी, स्पीड नहीं होगी। 33 लाख लड़कों के बीच में तुम उनके बीच पे उनके सीने पे पैर रखकर उनके मुख से नौकरी नहीं निकाल पाओगे अगर तुम्हारी स्पीड तेज नहीं होगी। कंपटीशन, प्रतियोगी का मतलब यही होता है पलक झपे ना और क्वेश्चन सॉल्व होता चला गया ऐसे चुटकी लगाते हुए। अगर इसमें नहीं हो रहा है तो आप फंस रहे हो, आप लोचशील तरीके से पढ़ रहे हो और कलयुग इतना अपने चरम पर है कि हाँ लड़ाई बहुत तेजी से लड़नी होगी, इसलिए आपको बहुत मजबूती से पढ़ना। कोई डाउट नहीं ना भाई? आगे बढ़े रोमन से। आइए गुजराती लिपि। गुजराती लिपि बेटा कुछ नहीं, यह देवनागरी लिपि से ही उत्पन्न होती। गुजराती लिपि किससे उत्पन्न होती बेटा? देवनागरी लिपि। बहुत सरल भाषा समझिए। गुजराती लिपि का उदय किससे होता है? देवनागरी लिपि से। कोई तकलीफ नहीं ना? गुजराती लिपि का उदय देवनागरी लिपि से होता है। इतना बात ध्यान रखना है तुमको कि देवनागरी लिपि में शिरोरेखा, तो शिरोरेखा का मतलब क्या? यही समझ में आया और तो सब समझ में आ गया। गुजराती लिपि का प्रयोग सबसे पहली बार 1797 में 1797 ईस्वी में विज्ञापन के माध्यम से हुआ था। देवनागरी लिपि के अंदर शिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात गुजराती लिपि में ला, का, ना, मा, हा इन सब के ऊपर लाइन नहीं खींची जाती, लाइन नहीं खींची जाती है, इन पर मात्रा ऊपर से पाई नहीं चढ़ाई जाती। ये विषय था। गुजराती लिपि में कोई अंतर नहीं है, जिस पे लाइन चढ़ जाएगी वह देवनागरी लिपि हो जाएगी, जिस पे लाइन नहीं चढ़ेगी वह गुजराती लिपि कहलाएगी। ठीक है भाई? पूछा जाए वह कौन सी लिपि है जिसमें शिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया जाता, तो बताना यस गुजराती लिपि है जिसमें शिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम में क्रैक हो गया क्वेश्चन, आधे ज्यादा बेहोश हो जाएंगे, यही नहीं समझ पाएंगे शिरोरेखा का मतलब क्या होता है। अब कोई डाउट नहीं है ना भाई? और आगे बढ़िए। फिर इसके बाद आती है बंगाली लिपि, तमिल लिपि, चीनी लिपि और कांजी लिपि। बंगाली भाषा में जो लिखी जाती है तो बंगाली लिपि कहते हैं, तेलुगु में जो लिखी जाती, तमिल में जो लिखी जाती है तमिल लिपि कहते हैं, नेपाल में अधिक प्रयोग की जाती है उसे हम चीनी लिपि कहते हैं, क्योंकि नेपाल के अधिक प्रांत पर चीन का दबदबा है और चीन की विचारधाराओं को मानने लगा है, इसलिए वहां पे चीनी लिपि का प्रयोग अधिक हो रहा है। और कांजी लिपि मतलब जापान की भाषा का प्रयोग जिसमें किया जाता है उसे हम कांजी लिपि कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पूछा जाए जापान भाषा का प्रयोग किस लिपि में भारत में किया जाता है, तो आप बताइए कांजी लिपि में किया जाता है। किसमें? कांजी लिपि, कांजी लिपि, कांजी लिपि, यही पढ़ना है, कांजी लिपि पढ़ना है। भारत जापान कांजी लिपि, जापान कांजी लिपि। ठीक। गुजराती लिपि ऊपर शिरोरेखा नहीं होगा, ऊपर लाइन नहीं खींची जाएगी, जिस पर लाइन खींची जाएगी देवनागरी लिपि। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि का वो आधुनिकतम रूप देवनागरी लिपि। कोई डाउट नहीं होगा ना भाई? कंफर्म है? आगे बढ़ें। धन्यवाद। आखिरी लिपि ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जा सकता है, क्योंकि इमरान साहब सब तो समझ में आ रहा है, एक बात नहीं समझ में आ रही कि इमरान साहब क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर ब्रेल लिपि पे आएगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा? दरोगा पूछ लेगा, लेखपाल पूछ लेगा, सीसीजीडी पूछ लेगा, कानूनगो पूछ लेगा, तो कैसे बताएंगे इमरान साहब ये क्या है? बेटा 2 मिनट का समय दो, 2 मिनट हिम्मत दो, चलो बहुत टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास, 2 मिनट हिम्मत दो, 2 सेकंड दोगे। अंधे लोगों के लिए, मूक बधिर के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऐसे टच करके पढ़ते हैं कि क्या लिखा है, उससे जिसमें नोट की जाती है उसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। अब कोई तकलीफ है? नेत्रहीनों के लिए पढ़ने और छूकर लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? नेत्र, आंख नहीं है जिनकी, और जो उसको ऐसे छूकर पढ़ें उसे क्या कहा जाएगा? ब्रेल लिपि कहा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रेल लिपि या पूछ लिया क्वेश्चन, उसने कहा नेत्रहीनों के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, या ब्रेल लिपि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आप बताइएगा। तुरंत आंसर टिक लगना चाहिए। नेत्रहीनों के लिए, नेत्रहीनों के लिए जो उसको पढ़ने के लिए
उसको पढ़ने के लिए, छू कर लिखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जिसने भी इसका प्रयोग किया है, लुई ब्लेड ने किया है, और उन्होंने इसका प्रयोग 15 साल की अवस्था में कर दिया। कितने साल की अवस्था में कर दिया है? यह एक नेत्रहीन है, यह एक नेत्रहीन है जिनका नाम लुई ब्लेड है। अब लुई ब्लेड ने 15 साल की मात्र अवस्था में उस लिपि का प्रयोग कर दिया जिस लिपि को पूरा विश्व वर्तमान में पढ़ता। इससे सरल भाषा और हिंदी की नहीं पढ़ा सकती। इसका आविष्कार 1884 में किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लुई ब्लेड है। पूछा जाए ब्लेड लिपि का उदय किसने किया था, आप तुरंत बताइएगा लुई ब्लेड का सबसे पहले उदय, जिस आविष्कार जिसने किया वह फ्रांसीसी बालक था। फ्रांसीसी बालक 18 वर्ष का 15 वर्ष की अवस्था का था और उसका नाम लुई ब्लेड था, और उसने उस लिपि का प्रयोग किया जिसे पूरा विश्व पढ़ता है। कौन पढ़ता है बेटा? पूरा विश्व पढ़ता है। 64 अक्षर हैं और चिन्ह हैं इस लिपि में। कितने? 64 अक्षर। पूछा है ब्लेड लिपि में अक्षरों की संख्या कितनी? 64 अक्षर और चिन्ह मिलाकर कितने? 64। आज की लिपि समाप्त हुई। आशा रखता हूं कि आप सबको लिपि बड़े आराम से समझ में आ गई होगी। केवल एक नोट्स बनाइएगा। मेरा अपना मानना है कि लिपि इलाहाबाद पूरे भारत किसी भी द्वारा टीचर के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई गई होगी। एक बार इस लिपि को कागज पढ़ लीजिएगा। मेरा आशा है आपको ये चीज समझ में आई होगी। ना समझ में आई हो, एक आध बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। एक एक अक्षर जो एग्जामिनेशन में आए होंगे वो आपके सामने होंगे। आपको केवल एग्जाम का वेट करना होगा। आप घर बैठे होंगे, ऑफलाइन बंद होगी, मगर क्योंकि मेरे छात्र हैं आप, आपका पैसा जमा होता है, आपका विश्वास जमा होता है, आपके माता पिता की आशाएं जमा होती हैं, हल्का पसीना हमारा भी निकलता है तो कोई तकलीफ नहीं होती। पूरी कोशिश है इस लॉकडाउन के इस खतरनाक दौर में कम न्यूज़ देखिए, कम अफवाहों पे जाइए, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। जो कुछ इस समाज में हो रहा है उसके जिम्मेदार आप नहीं हैं, उसके लिए बहुत बड़े पद पर लोग बैठे हैं। गरीब भीख नहीं देता है, राजा भीख देता है। पहले राजा बनिए, फिर आप अपने आप को टेंशन में डालिए। केवल सोच सोच के अपने दिमाग को खराब करना, अपने समय को खराब करने से आपका कुछ नहीं होना है बेटा। पूरी ईमानदारी से पढ़िए, पूरी ईमानदारी से। हम क्या लगता है हम परेशान नहीं, 2-2 ब्रांच बंद हैं, किराया बढ़ता चला जा रहा है, टीम को बढ़ता चला जा रहा है, मैनेजमेंट का बढ़ता चला जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट पूरा सेक्टर डैमेज हो चुका है। उसके बाद मैंने 5 लाख का सेटअप केवल इसलिए डाला ताकि मेरा बच्चा निराशावाद, अवसादवाद का शिकारी ना हो सके। मात्र 499 रुपया फीस है। इस फीस को केवल इसलिए लिया जा रहा था कि मेरा बच्चा मेरे साथ जुड़ा रहे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। आने वाले भविष्य में भी ऑनलाइन क्लासेस अध्ययन अकेडमी पर अब बंद नहीं होंगी कभी, जब तक मैं जीवित रहूंगा। आप सबके सामने लिपि है, आप सबके सामने भाषा है, और कल हमारी आपकी जो परिचर्चा है वो वर्ड पर है। पूरा वीडियो देख लीजिए, जहाँ जहाँ मैंने टिक लगाकर बताया एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, पेपर देकर आइएगा, फिर मिलिएगा। ये होना चाहिए। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं तो आशा भी हम आपसे रखते हैं, उम्मीद उन्हीं से रखी जाती है जो आपके साथ होते हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट आज मेरा साथ शायद ना दे रहे हों, मगर मुझे आशा है कि एक दिन मेरा साथ पुनः वापस देंगे। आज के लिए हिंदी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।